अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई, जहाँ पे r इज इक्वल टू r नॉट a रेज़ टू पावर 1/3। इसके बाद तो इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। तो हमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का अगर मोमेंटम निकालना हो तो उसके लिए अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल लेंगे, जो कि मोमेंटम के बराबर होगी, और ये आएगा h कट ओवर डेल x, यानी कि h कट अपॉन r। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो मोमेंटम होगा न्यूक्लियॉन्स का, उसकी वैल्यू ये आएगी, यानी कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू पावर माइनस 1/3। अब हम ये कह रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डू नॉट डिपेंड अपॉन whether particle is relativistic or non-relativistic। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप ऐसे निकालोगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या मोमेंटम इज इक्वल टू दिस, पार्टिकल चाहे रिलेटिविस्टिक हो या नॉन रिलेटिविस्टिक हो। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में हमें देखना पड़ेगा पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक, उसमें काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अबव कैलकुलेटेड मोमेंटम। तो जो मोमेंटम आपने ऊपर निकाल लिया उसके टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक। अगर पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ एम वी स्क्वायर, या मोमेंटम की टर्म्स में पी स्क्वायर ओवर 2m। तो यह आंसर जाएगा, या अनसर्टेनिटी मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2m, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिविस्टिक की, तो उस केस में आप लोग किसी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है वो आप ऑफ कर सकते हैं, कि हो सकता है वो पॉपअप हो रही है और जो है डिस्टर्ब हो रहा हो और को, है ना। तो अब हम करते हैं रिलेटिविस्टिक। तो रिलेटिविस्टिक में क्या है कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। और टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो आपने ऊपर निकाला उसके टर्म्स में आएगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। तो आप टोटल एनर्जी निकालने के बाद इसमें से रेस्ट मास एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आंसर जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ये माइनस रेस्ट मास एनर्जी। तो इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप किस पार्टिकल के लिए रिलेटिविस्टिक यूज करोगे, किसके लिए नॉन रिलेटिविस्टिक। तो क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वेश्चन होते हैं उसमें ही बताते नहीं है कि पार्टिकल की एनर्जी कितनी है या पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो फिर हमें आइडिया नहीं होता कि हम जो है रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक यूज करें। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, कैलकुलेटेड ये देखा गया कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है यानी कि जो न्यूक्लियॉन्स है, उनके लिए तो आप यूज करोगे हमेशा नॉन रिलेटिविस्टिक यानी कि नॉन, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, और जो बीटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आप यूज करोगे रिलेटिविस्टिक। तो ये बात हम आगे लिखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, ये आपने शायद लिख लिया होगा। यहाँ पे आप लिखो फॉर न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस यूज नॉन रिलेटिविस्टिक। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज लेस देन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अगर प्रोटॉन की बात करें तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी 938.3 MeV/c² होती है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो उसका मास या रेस्ट मास होता है 939.6 MeV/c²। तो ये देखा गया कि जो काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियॉन्स की होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। कितनी होती है उस पर भी हम आएंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल कुछ आता है तो उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कम होती है न्यूक्लियॉन्स की एज कम्पेयर टू रेस्ट मासेस, सो वी कैन यूज नॉन रिलेटिविस्टिक इन केस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियॉन्स। लेकिन अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, बट हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फॉर्म इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फॉर बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। इसके लिए आप यूज करोगे रिलेटिविस्टिक।
as beta particles have large kinetic energy as compared to their rest masses. तो इनका रेस्ट मास कितना होता है 0.511 MeV/c²। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल्स की फ्यू फर्मी हो सकती है, 1 फर्मी टू लेट्स से 4-5 फर्मी, तो वो जो है 0.5 से ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है और उसमें हम काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी की बात है, तो ऐसे केस में हम लेटिव स्टिक यूज करेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो इस पे कैसे क्वेश्चन हम करेंगे, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। केवल ये ध्यान रखना है न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूक्लियॉन्स है तो नॉन लेटिव स्टिक काइनेटिक एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बीटा पार्टिकल्स हैं इनसाइड न्यूक्लियस तो वो लेटिव स्टिक। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं कौन से पेज नंबर पे है। ये है आपका पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 5, पेज 16 क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, ये थोड़ा ऊपर इसके नीचे आ रहा है, अगर पता नहीं आपको भी दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपकी बुकलेट में भी है। तो क्वेश्चन क्या है, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक वेट ए। यहाँ पे एटॉमिक वेट का है, लेकिन जैसे हमने कहा कि एटॉमिक वेट एवरेज होता है, लेकिन हम इसे मास नंबर ए मानेंगे क्योंकि ये मास नंबर ए ही जो है उसके लिए ही बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन वेरीज एज ए रेज टू पावर एन। इन्होंने कहा कि ये वेरी करती है ए रेज टू पावर एन। तो क्वेश्चन है कि एन की वैल्यू क्या है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो किसी भी न्यूक्लियस में, या ये भी लिखा इन ए न्यूक्लियस, इन ए न्यूक्लियस, तो हमें पता है किसी भी न्यूक्लियस में डेल्टा एक्स होगा आर के बराबर, डेल्टा पी या मोमेंटम हो जाएगा एच कट अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि एच कट अपॉन आर के बराबर। उसको हमने मास नंबर ए की टर्म्स में लिख लिया। तो सभी का आंसर सही आ रहा है, विद नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी नॉन लेटिव स्टिक यूज करेंगे P²/2m। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर -2/3। अगर इसे हम इससे कंपेयर करें तो n की वैल्यू हो जाएगी -2/3, या कह सकते हैं -0.66 या -0.67। तो आपको एग्जाम में विद माइनस साइन लिखना है 66 या 67 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। इसमें मैंने आपसे पहले बताया था कि जो मीन है आप मीन नहीं निकाल सकते, तो मीन आप मत निकालो। जितने सभी न्यूक्लियॉन्स को मानो कि वो सब करीब करीब बराबर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, ठीक है। तो आप मीन नहीं निकाल पाओगे, मतलब मीन को निकालने के लिए मेथड नहीं है हमारे पास। हम आइडिया दे सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, किस रेंज में हो सकती है। हम ये तो बता सकते हैं कि लाइटर न्यूक्लियाई में रेडियस कम होगा, लार्जर न्यूक्लियाई में रेडियस ज्यादा होगा, तो उनके करस्पॉन्डिंग हम बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कम से कम कितनी हो सकती है, ज्यादा कितनी हो सकती है। तो मीन निकालना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ भले इन्होंने मीन यूज किया हो, लेकिन हमें मीन हम नहीं निकाल पाएंगे। तो अल्टीमेटली एक ही डिपेंडेंसी देखनी है, वो हमने यहाँ पे निकाली। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको करना है, यूज अनसर्टेनिटी रिलेशन टू एस्टिमेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। द न्यूक्लियर रेडियस इज अबाउट 8 × 10⁻13 सेंटीमीटर और मास ऑफ द न्यूक्लियन दे रखा है 940। तो अभी तक तो हमने केवल मास नंबर पे डिपेंडेंसी निकाली थी, लेकिन अब हमें एग्जैक्ट निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एमईबी में कितनी होगी। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही है और न्यूक्लियन की बात हो रही है, तो P²/2m से करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स हो जाएगा आपका 8 × 10⁻13 सेंटीमीटर है, जो कि 8 × 10⁻15 मीटर्स है, जिसे आप कह सकते हैं 8 फेम्टोमीटर। अनसर्टेनिटी मोमेंटम या मोमेंटम की वैल्यू आएगी एच कट ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, जो मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ पे। अब आप क्या करो कि इसमें सी की मल्टीप्लाई कर दो और सी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एच कट सी और ये हो जाएगा डेल एक्स इंटू सी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 197.3 और ये एमईवी फर्मी में है, और यहाँ पे आएगा 8 फर्मी डेल एक्स की वैल्यू। तो फेम्टोमीटर से फेम्टोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा 1, या इसको कैलकुलेट कर लो 24.6 एमईवी। तो आपका मोमेंटम तो आ गया ये, तो सॉरी एमईवी बाई सी के टर्म्स में आएगा एमईवी बाई सी,
ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ से पीसी की वैल्यू निकाल ली 24.6 MeV, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे। देखो ध्यान से सुनना, अगर अगर ये नॉन रिलेटिविस्टिक करेंगे तो पीसी को कैसे यूज करेंगे, और रिलेटिविस्टिक में तो आपको पता ही है कि एनर्जी के फॉर्मूले में पीसी आता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, वहां डायरेक्ट कर देंगे वैल्यू। तो अब बात कर रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक की, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे क्या करो आप, फिर से यहाँ पे आप जो है सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई और सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो इससे क्या होगा, तो एक तरह से पीसी का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपको पता है, आपने निकाली, और यहाँ पे है 2mc स्क्वायर। पीसी की वैल्यू रखो 24.6 स्क्वायर, और नीचे देखो क्या है 2 इंटू मास आपको दे रखा है एमईवी बाई सी स्क्वायर में, तो वो रख दो 940 एमईवी बाई सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो है सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मास आपका एमईवी बाई सी स्क्वायर में और सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई आपकी हो गई। तो ये जो आंसर आएगा, ऊपर आंसर है एमईवी का स्क्वायर, तो स्क्वायर है, और नीचे आंसर है एमईवी में। तो अल्टीमेटली जो टोटल आंसर है वो एमईवी में आ जाएगा। तो कितना आ गया, तो ये आएगा आपका 0.32 एमईवी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है न्यूक्लियॉन की, अगर 8 फर्मी रेडियस है तो उसके लिए बहुत कम है, 0.32 एमईवी है। अब हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो यहाँ पे आप ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि सी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे हम पीसी की वैल्यू निकाल कर सकते हैं, ठीक है, या जैसे भी आप निकालना चाहो इस तरह से आसान से आ जाएगा। ये केस नॉन रिलेटिविस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियॉन की बात हो रही है, नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर न्यूक्लियॉन, इसीलिए हमने पी स्क्वायर अपॉन 2m यूज किया है। लेकिन मैंने कहा कि अगर रिलेटिविस्टिक भी होता केस, तो भी आप पहले पीसी निकाल लोगे, तो वहां भी आप पीसी का यूज कर सकते हो। देखो सी अपॉन सी इसलिए किया है कि जो हमने वैल्यू याद कर रखी है एच कट सी की, उसे यूज कर लें। अगर आपको वो यूज नहीं करनी है तो आप एच की वैल्यू जो आपको पता है 6.63 10⁻34 जूल सेकंड, आप वो भी यूज कर सकते हो, और बाद में उसे एमईवी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। अब हमें जो आप क्वांटम में पढ़ते हो वो करना है। क्वेश्चन ये है कि वाई इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं बीटा पार्टिकल, कैन नॉट रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस। तो अब हम बीटा पार्टिकल के लिए करेंगे और यूज करेंगे रिलेटिविस्टिक। तो अब जब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट साइजेस का होता है। लेट से एक न्यूक्लियस स्मॉल है, यहाँ पे रेडियस कम से कम लेट से 1 फर्मी के ऑर्डर का है, और एक न्यूक्लियस आपका लार्ज है, और यहाँ पे हम मान रहे हैं कि रेडियस आपका लेट से 10 फेम्टोमीटर का है। और हम दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कि स्मॉलर न्यूक्लियाई में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी और लार्जर न्यूक्लियाई में कितनी होगी, ठीक है। क्योंकि आपके पास डिफरेंट साइजेस ऑफ न्यूक्लियाई हैं, तो उन डिफरेंट साइज के लिए डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो अब हम पहले की तरह करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केस ए की, लेट्स से दिस इज केस ए एंड दिस इज केस बी। तो अगर हम केस ए की बात करें, इसके लिए डेल्टा एक्स हो जाएगा 1 फेम्टोमीटर, और मोमेंटम आएगा आपका अनसर्टेनिटी मोमेंटम के बराबर एच कट बाई डेल एक्स। अब यहाँ पे आपने क्या किया, सी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आप एच कट सी की वैल्यू डायरेक्टली रखना चाह रहे हो। तो एच कट सी की वैल्यू हो गई 197.3 एमईवी फर्मी, डिवाइड बाई डेल एक्स 1 फेम्टोमीटर इंटू सी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो गई, तो पीसी की वैल्यू आ गई 197.3 एमईवी। अब क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल के लिए आप यूज करोगे रिलेटिविस्टिक केस, तो यहाँ पे अगर आपने टोटल एनर्जी निकाली तो ये आएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दो, तो ये तो आएगा 197.3 इसका स्क्वायर प्लस रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर 0.511, ये आपको पता है एमईवी बाई सी स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 197.56 एमईवी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू आएगी 197.56 माइनस 0.511, ये वैल्यू आ गई 197.05 एमईवी। तो अभी हमने 1 फेम्टोमीटर के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस निकाला। अब हम यही बात अगर लार्जर न्यूक्लियाई है और मान लो उसका रेडियस 10 फेम्टोमीटर है, तो उसके लिए क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स हो गया केस बी के लिए 10 फेम्टोमीटर। यहाँ से अगर आप मोमेंटम निकालोगे तो आ गया
197.3 MeV फर्मी ओवर 10 फेम्टोमीटर इंटू सी। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 19.73 MeV। पीसी की वैल्यू आ गई इतना, 10 टाइम्स रिड्यूस हो गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप एनर्जी निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी पीसी का स्क्वायर यानी कि 19.73 का स्क्वायर प्लस रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी आ रही है आपकी 19.99। ठीक है, इतनी आ रही है, ये ऑलमोस्ट 20 MeV आ रही है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आएगी 20 माइनस 0.511, या आप कह सकते हो 19.48 MeV। तो आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन फॉर डिफरेंट साइज ऑफ न्यूक्लियर कितना हो गया, 19.48 है, यानी जितना बड़ा रेडियस है उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, और लार्जर के लिए 197। तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, आपकी रेंज हो गई एक तरह से 19.48 से 197.05 MeV ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इनसाइड रिसाइड करना है, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इनसाइड रिसाइड करना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस रेंज में होनी चाहिए। फॉर डिफरेंट साइज ऑफ न्यूक्लियाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी फ्रॉम 19.48 टू 197.05। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस। तो इसका आंसर ये है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो भी बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी फ्यू MeV होती है, यानी कि 4-5 MeV तक ही होती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को इनसाइड रिसाइड होना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 19.48 से 197 होनी चाहिए, जो कि एक्सपेरिमेंटली नहीं मिल रही है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिसाइड नहीं रहता है, वो बनने के बाद न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखें। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो अभी हमने निकाला है, ये जो अभी हमने निकाला है आंसर 1 फेम्टोमीटर के लिए क्या निकाल दिया, 1 फेम्टोमीटर के लिए निकाल दिया 197.05 MeV। ठीक है, और 10 फेम्टोमीटर के लिए 19.48। तो आपकी बुकलेट में क्वेश्चन है, पहले इसे देखो, उसके बाद हम रीजन लिखते हैं व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस। तो हमने इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन ये कौन से पेज पे है, ये है आपका ये है पेज नंबर 20, पेज 20 क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर भी हम लास्ट स्लाइड में लिख चुके हैं। क्या है इसका क्वेश्चन, क्या है, पेज 20 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन ये है, ए न्यूक्लियस हैज ए साइज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर्स। तो यहाँ पे जो साइज है 10⁻⁻15 मीटर्स है, तो इसे आप कह सकते हो कि ये जो है डेल एक्स है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। और यहाँ बात किसकी हो रही है, अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस ये है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन बाउंड विद इन द न्यूक्लियस। यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अब क्वेश्चन ये है, द एस्टिमेटेड एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हमने निकाला कि अगर डेल्टा एक्स 1 फेम्टोमीटर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 197.3 MeV। ये अभी हमने निकाला। ठीक है, लास्ट स्लाइड में देखो, बल्कि 197.3 नहीं आई, 197.05 इतनी आई, 197.05 निकाल दिया। तो इससे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, किस ऑर्डर का आया। तो आप कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 1.97 इंटू 10⁻²2 MeV। तो आपका आंसर जो है बी आ जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल्स emitted from radioactive nuclei has kinetic energy of the order of few femtometers, few MeV। तो बहुत कम एनर्जी होती है, जितनी हमने निकाली उतनी नहीं होती है, few MeV होती है। हम कह सकते हैं 1 to let's say 5 MeV डिपेंडिंग ऑन द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। तो डिफरेंट न्यूक्लियाई में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। तो लेट्स से 1 to 5 MeV होती है। लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, उसका रेंज थी अबाउट 20 to 197। तो अगर रिसाइड होना है तो इतनी होनी चाहिए 20 to 197, जबकि इतनी नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करता है, तो फिर वो वहां पे रिसाइड नहीं करता, वो जो है बनने के बाद बाहर निकल जाता है, बाहर एग्जिट कर जाता है। ठीक है, इसमें जो है, अब आप कह रहे हो कि अगर आप न्यूक्लियस का रेडियस 20 फेम्टोमीटर ले लो, तो एक्चुअली क्या है कि न्यूक्लियस के रेडियस की जो साइज है वो भी, उसकी भी लिमिट है कि आप मास नंबर मैक्सिमम कितना ले सकते हो। तो उसमें मास नंबर अगर आप मैक्सिमम लोगे, मान लो यूरेनियम जो है 238 ले लो, ठीक है, तो उसके आसपास, तो उससे देखोगे तो आपका 20 फर्मी इतना लार्ज न्यूक्लियाई नहीं आएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। ठीक है, बट फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस
the kinetic energy should be from about 19 to 197 MeV, ठीक है, which is not observed. Thus, electron cannot reside inside nucleus. बाकी जो डिटेल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वो आप क्वांटम में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये है आपका पेज नंबर, मैं भी बता रहा हूँ, पेज नंबर 16, पेज 16 क्वेश्चन नंबर 4। बैक स्लाइड ये है, जिसने नहीं लिखा हो, और जिन्होंने कर लिया है वो देखें पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन जो है पार्टिकल इन बॉक्स का है, क्वांटम का है, और क्वांटम वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, पर क्योंकि इस बुकलेट में है तो मैंने सोचा ये भी करा दें, अदरवाइज आपको क्वांटम की बुकलेट में भी ये क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें तो क्या दे रखा है, ए प्रोटॉन कन्फाइंड टू ए क्यूबिक बॉक्स, ए प्रोटॉन confined to a cubic box whose sides have length 10 to the power minus 12 meters. What is the minimum kinetic energy या minimum word user kinetic energy निकालनी of the proton? The mass of the proton is 1.67 10 to the power minus 27 kg और Planck constant आपको देखा है और आपको जूल में निकालना है, MeV में नहीं निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो ऐसे मानिए कि आप ग्राउंड स्टेट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम करें तो यहाँ पे पार्टिकल इन बॉक्स की बात करें और क्यूबिक बॉक्स है, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछिए, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो इसका मतलब हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालेंगे। और जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल दे नहीं रखा है, तो हम ये मान लें कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये दे नहीं रखा, तो हम ये मान रहे हैं कि इस क्यूबिक बॉक्स में इस तरह से है, तो टोटल जो हमारी एनर्जी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमारा हो गया n²h² ml²। एच कट में भी फॉर्मूला है और आप जो है एच में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा n²h² ml²। ये फॉर्मूला आप क्वांटम में पढ़ लोगे जिन्हें नहीं पता होगा, ठीक है। तो वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा एमएससी में या बीएससी में भी हमने पढ़ रखा है। और यहाँ पे क्योंकि 3 डायमेंशन बॉक्स है तो n² की वैल्यू होती है nx² + ny² + nz², h²/8 ml²। और एक चीज और है, क्योंकि क्यूबिक बॉक्स है तो इसलिए lx, ly और lz को हमने l ले लिया, सबको बराबर माना, इसलिए हमने यहाँ पे l लिख दिया। अदरवाइज फॉर्मूला होता है nx²/lx² + ny²/ly² + nz²/lz²। अब यहाँ पे बात करें मिनिमम की, तो फॉर मिनिमम, और आपको पता है कि ये जो nx, ny, nz है इनकी वैल्यू मिनिमम 1 होनी चाहिए, आप यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते, मिनिमम के लिए 1 होगी। तो nx, ny और nz की वैल्यू मिनिमम के लिए आप 1 लिखोगे, इससे nx², ny² और nz² की वैल्यू आपको 3 हो जाएगी। अब आप जो है फॉर्मूले में रख दो वैल्यू और आंसर निकाल दो। तो ये आ जाएगा सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई h² में, h की वैल्यू दे रखी है 6.63 10 to the power minus 34, इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें जूल में चाहिए तो हमने जूल सेकंड वाला जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो हमने यूज करी। उसके बाद 8 मास की वैल्यू दे रखी है 1.67 10 to the power minus 27 into l², l की वैल्यू है 10 to the power minus 12। तो कितना आंसर आ रहा है ये देखो, तो क्या आंसर हो गया? देखिए यहाँ पे पोटेंशियल नहीं दिया तो हमने पोटेंशियल को 0 माना इनसाइड द बॉक्स, और उससे हमने काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी के बराबर लिखा। अदरवाइज यहाँ पे हमसे अगर काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी निकाल के टोटल एनर्जी निकालते हैं, तो हमने वो किया इसलिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर कहा। तो इससे आंसर आ गया 9.87 10 to the power minus 17 जूल, इससे सी आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। हमने ए पार्ट कर लिया था, अब हमें बी पार्ट करना है। तो बी पार्ट, ए पार्ट हम कर चुके हैं शायद फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में किया था, ठीक है। अब ये जो है बी पार्ट में क्या है, हमसे पूछा है रूट मीन स्क्वायर एनर्जी,
रूट मीन स्क्वायर एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर ए। अब यहाँ पे फिर से गलत कह रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं है, ये होना चाहिए मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो जेड होता है, एटॉमिक नंबर की जगह मास नंबर होना चाहिए, मास नंबर ए इन इट्स ग्राउंड स्टेट वेरीज एज। और एनर्जी का मतलब यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी। तो इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम मीन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो सबको बराबर मान रहे हैं तो मीन हम निकाल पाएंगे। तो अब हमें करना है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ये निकालना है। आरएमएस एनर्जी, आरएमएस काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब आप बैक टू फ्रंट चलो, पहले काइनेटिक एनर्जी मानो, काइनेटिक एनर्जी को मैं के से नोट किया, उसका कर दो स्क्वायर, फिर उसका मीन और फिर उसका रूट, हमें ये निकालना है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पी स्क्वायर बाई 2m होती है, और पी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर -1/3 होता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी आती है प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर -2/3। तो इसका मतलब के स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया, के स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर -2/3 का स्क्वायर। अब हमें मीन करना है, तो अगर हम मीन करेंगे इसका, तो मैंने कहा कि आप मीन निकाल नहीं पाओगे, तो अगर सबको बराबर मानो तो इसको ऐसे रहने देंगे हम, तो यानी कि ये हो जाएगा ए रेज़ टू पावर -2/3 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। कोई मीन निकालने का कोई मेथड नहीं है यहाँ पे। हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकती है, वो भी डिपेंड करता है रेडियस पे। लेकिन अगर सेम रेडियस हो, सेम बात, अगर सेम ही न्यूक्लियाई हो, आप रेडियस चेंज नहीं कर रहे हो, आप न्यूक्लियाई चेंज नहीं कर रहे हो, एक ही न्यूक्लियाई की बात कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि सभी का ऑलमोस्ट बराबर है। तो उसका मीन हम नहीं कर पाए, हमने कहा कि वो मीन उतना ही होगा हर एक का, तो उतना ही हो गया जितना एक का है। अब उसका हमें रूट करना है, तो अगर हमें रूट कर दिया तो इसका जो आंसर है उसका अंडर रूट हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शन हो जाएगा ए रेज़ टू पावर -2/3 के, तो ये आंसर डी हो जाएगा। वैसे मैंने ये बहुत बुक्स में देखा, बहुत इसमें देखा, किसी भी बुक में ये रूट मीन स्क्वायर इस तरह से एक ही डिपेंडेंसी पे नहीं लिखा हुआ है, कहीं मिला, ठीक है। तो इसकी अप्रोच ये है कि हम जो इस तरह से करेंगे, इसका आंसर डी होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले। अब हमें करना है पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1। तो पेज नंबर 20 जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी पार्टिकल इन बॉक्स का है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, इसे आप खुद करके देखना। यहाँ भी अब की बार यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉन का मास गिवन है। एक इसमें 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 जो है एक करेक्शन है, ये कर लेना, 1.6 दे रखा है, 1.67 कर लो, तो इससे भी फर्क हो जाएगा आंसर में। 6-7 करो तो आंसर आएगा, नहीं तो अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहा है, इसे जो है 7 वो लगा लेना। तो मास अगर न्यूट्रॉन का इतना लिया, इतना किया आपने, और यहाँ पे जो एच कट की वैल्यू है वो आपको 10⁻⁻34 जूल सेकंड लिखनी है, और यहाँ पे 1 MeV की वैल्यू आपको 10⁻13 जूल लिखनी है, ठीक है, ये आपको यूज करना है। क्वेश्चन क्या है? ए न्यूट्रॉन ऑफ मास Mn is moving inside a nucleus. Assume that the nucleus to be cubical box of size 10⁻14 meters. तो आपको जो लेंथ दे दी वो क्यूबिक बॉक्स की 10⁻14 मीटर दे दी, तो ये भी दे दिया विद impenetrable walls। तो यानी कि आपके जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। और अब क्वेश्चन है एन एस्टिमेट ऑफ द एनर्जी इन MeV, तो आपको एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन निकालना है, तो इसे वैसे ही करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम और है, इन्होंने मिनिमम नहीं वर्ड यूज किया, पर अगर मिनिमम नहीं किया तो फिर हम कौन सी एनर्जी निकालें? तो फिर यहाँ पे ध्यान रखना, आप मिनिमम ही निकालो, क्योंकि हमें कुछ दे नहीं रखा कि हम कौन सी एनर्जी निकाले, ग्राउंड स्टेट निकाले, एक्साइड स्टेट निकाले, तो हम यहाँ पे मिनिमम ही निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वो आपकी बुकलेट में पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें देखो आप। तो इसमें फिर से हमें वही करना है कि हम मिनिमम निकालें, मिनिमम यहाँ पूछा नहीं है, और उसके लिए फिर से फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो अभी हमने किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी अगर हम v को 0 माने, ठीक है, तो ये हो जाएगा nx², ny² nz², वो वैसे करना है आपको। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हमें एनर्जी का फॉर्मूला तो ये पता है, n² h² 8ml², लेकिन आपको क्योंकि h कट की वैल्यू दे रखी है, आपको h कट की वैल्यू दे रखी है, तो इस फॉर्मूले को h कट में चेंज कर लो, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका n² h कट² π² 2 ml²। तो हमने इसे इसमें चेंज कर दिया, तो आप जो है इसका यूज करके, चलो ये हमने कर ही दिया, अदरवाइज मैं सोचा होमवर्क में दे दूँ आपको। तो कितना आंसर हुआ आपका? अब मिनिमम के लिए क्या करोगे? मिनिमम के लिए फिर से आप जो है nx ny nz को 1 कर लोगे, तो इसका आंसर हो गया 3 इंटू एच कट की वैल्यू 10⁻⁻34 इसका स्क्वायर
पाई का स्क्वायर अपॉन 2, मास को हमने कहा कि 1.6 की जगह 1.67 यूज करो, 10⁻⁻27, एल की वैल्यू है 10⁻⁻14 इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? तो देखो, जिनके पास बुकलेट नहीं है वो आप जो है मैनेजमेंट या ऑफिस में कह के बुकलेट मंगा लो, मतलब सॉफ्ट कॉपी मंगा लो, अगर हार्ड कॉपी नहीं है नहीं तो हार्ड कॉपी मंगा लो अगर हो पाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या आएगा इसी। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पे ऑप्शंस ऑप्शंस जिनके पास बुकलेट नहीं है उनके लिए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है 80 MeV, 80 है, उसके बाद 1/8 है, 8 MeV है, और साथ में 1/80 MeV है। तो इसका ऑप्शन 8.85 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये भी पेज नंबर 20 पे है, पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दे रखा है, इफ Me, Mp एंड Mh आर द रेस्ट मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, जिसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये आपको पता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली ट्रू? तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास हाँ, हमने यही कहा है कि पार्टिकल बॉक्स में आप क्यूबिक वाला फॉर्मूला लगाओगे जो आप क्वांटम में पढ़ते हो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक एटम है और वो भी किसका, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में एक तो होता है प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है वो होती है -13.6। अगर आपको प्रोटॉन को आयनाइज करना है, या सॉरी इलेक्ट्रॉन को, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, या ये कह ले कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करना है, तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे n=1 की एनर्जी -13.6 है, इसको आपको फुल्ली अगर आयनाइज करना है तो n=इनफाइनाइट पहुंचाना है, तो आपको बाहर से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो बाहर से इतनी देनी पड़ेगी कि आपका जो -13.6 है वो जो एनर्जी है वो यहाँ पे 0 हो जाए। यानी कि जो बाहर से जो एनर्जी दी आपने उसे हम कहेंगे यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, या एक तरह से कह लो बाइंडिंग एनर्जी। तो जो आपने बाइंडिंग एनर्जी दी है वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी प्लस की 13.6। जितना इसकी एनर्जी थी उतनी आपने प्लस में दी, तभी तो वो 0 हो गई। तो ये जो आपने बाहर से एनर्जी दी है वो प्लस की 13.6 होगी, जो कि इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। जब आप बाइंडिंग एनर्जी को देते हो किसी भी सिस्टम में, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या कर देती है, वो उसके उस सिस्टम के पार्टिकल्स को अलग अलग कर देती है। तो प्रोटॉन को अलग कर दिया और इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया। यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अब आपने जब सिस्टम आपका स्टेबल था उस सिस्टम को आपने अनस्टेबल कर दिया, तो आपने यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एनर्जी देके मास बढ़ा दिया। तो यहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं कि जो आपके सेपरेट मासेस हैं प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के, वो दोनों सेपरेट मासेस कंबाइंड मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होगा, जिसे हम कह रहे हैं मास डिफेक्ट। उसमें अगर आपने c² की मल्टीप्लाई कर दी तो उसे हमने कह दिया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर आप निकालो तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है प्लस की 13.6, और ये फॉर्मूला हो गया Mp + Me - Mh × c²। तो इससे कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, Mh की वैल्यू क्या गई? तो Mh इज इक्वल टू Mp + Me - 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c²। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, जिन्हें स्क्रीन नहीं दिख रही है हो सकता है उनका नेट की प्रॉब्लम हो, मेरे ख्याल से बाकी सबको दिख रही है। तो यहाँ पे देखो, इसे रिपीट देखिए, ये सब बातें तो आप इसमें जो हमने कहा है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो उसी का कंसेप्ट है, भले यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हो, पर इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी दी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करने के लिए, वो कितनी देनी पड़ी? तो 0 करने के लिए आपने कितनी एनर्जी दी? तो आपने जो दी है दोनों एनर्जी, जो आपकी जो आपका एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस En - E1 आपने बाइंडिंग एनर्जी दे दी है, और En कितना है 0, E1 कितना है -13.6। तो आपने प्लस की 13.6 दी है, इसीलिए हमने बाइंडिंग एनर्जी में 13.6 प्लस के साथ लिखा है।
और इससे आंसर ही आया। अब हम आगे चल रहे हैं। जो भी पर्सनल क्वेश्चन है वो फिर आप क्लास के बाद पूछ लेना, और स्लाइड नंबर यहाँ पे लिखे हुए आप इसे नोट करते रहो कि स्लाइड नंबर किस पे आपको क्वेश्चन पूछना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। अब हमें करना है पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, आप अपनी बुकलेट में देखो, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 2। और एक चीज और है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसपे बुकलेट नहीं है वो आप जो है रिक्वेस्ट करके कहो कि बुकलेट हमें मिल जाए, अच्छा है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस केवल इसकी बात नहीं है कि यहाँ पे हमें क्लास करनी है, आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है। और कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए भी छोड़ देते हैं कि भाई ये कर लेना, तो बिना बुकलेट के आप कैसे करोगे? तो आप बुकलेट मंगा लो, उससे सही रहेगा। और अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी मिले तो उसे प्रिंट आउट करा के आपको रख लो, तो उसमें आपको आइडिया रहेगा कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं, कौन से रह गए हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके पास नहीं है उनके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू ए स्फेरिकल रीजन ऑफ वॉल्यूम। अब की बार फिर से बात हो रही है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड है स्फेरिकल रीजन में। इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड इनसाइड स्फेरिकल रीजन, और स्फेरिकल रीजन का जो वॉल्यूम है वो दे दिया है, ऑफ वॉल्यूम v इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर क्यूब। तो आपसे पूछा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो आप रिलेटिविस्टिक यूज करोगे। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, अगर आपको वॉल्यूम v दे रखा है और ये स्फेरिकल रीजन है, तो हम कह सकते हैं कि दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लो, जो रेडियस आएगा वो आएगा 3 इंटू वॉल्यूम अपॉन 4π रेज़ टू पावर 1/3। इसे आप कैलकुलेट करो कितना आंसर आएगा। और इसको हम कह देंगे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो ये वैल्यू आ रही है 0.6204555357 10⁻11 इन मीटर्स। तो मीटर में इतनी वैल्यू आ रही है। तो इसे आप क्या करो, इसे फेम्टोमीटर में चेंज कर दो। तो ये वैल्यू हो गई, फेम्टोमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻15 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 6204.55357 फेम्टोमीटर। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना कि 6000 फेम्टोमीटर है, इसका मतलब अब आप क्वेश्चन ये करोगे कि इतना बड़ा तो न्यूक्लियस होता नहीं है, हमने भी कहा था टेंथर्मी का होता है। तो यहाँ पे उसने न्यूक्लियस कहा भी नहीं है, उसने केवल कहा है स्फेरिकल रीजन, तो वो न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा है क्योंकि इतना बड़ा न्यूक्लियस होता नहीं है। ठीक है, तो स्फेरिकल रीजन है जिसका रेडियस इतना है। अब हम यहाँ बात करेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की, या एक तरह से मोमेंटम की, तो वो हो गया h/del(x), और आपको आंसर चाहिए किसमें, जूल में। तो आप क्या करो, पहले एमईवी में निकाल लो और उसके बाद जूल में निकाल लेंगे। तो इसमें आपने क्या किया, सी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड, तो ऊपर आपका आ गया 197। इसको इसे कैलकुलेट करना, ये मैंने कर नहीं रखा, इसका मैंने सॉल्यूशन निकाल नहीं रखा, आप कैलकुलेटर से निकालना 197.3, ये तो हो गया एमईवी फर्मी में, और नीचे आएगा डेल एक्स की वैल्यू 6204.55357 फेम्टोमीटर और साथ में सी आ गया। तो यहाँ से आपकी जो पीसी की वैल्यू है वो हो गई 197.3 ओवर 6204.55357, ये वैल्यू है आपकी एमईवी में। तो अब आप अगर टोटल एनर्जी निकालो, हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी है, पर आप टोटल एनर्जी निकालोगे पहले, और ये केस है रिलेटिविस्टिक का। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक यूज करोगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी p² c² प्लस me² c⁻⁴। तो ये आ गया 197.3 ओवर 6204.55357 इसका स्क्वायर प्लस 0.511 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये वैल्यू आप निकालो जितनी भी आई, ये मैंने देखो कितनी आ रही है, पीसी की वैल्यू पॉइंट जो भी है, तो पीसी की वैल्यू कितनी आई आपने लिखी 0.031799। अब आप जो है इसकी वैल्यू और बता दो एनर्जी कितनी आई। .511। ठीक है, तो ये आ गया आपकी 0.5119। चलो हमने ये मान ली आई। अब क्या करो, आप काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी जाएगी 0.5198 8 लिख लेते हैं, माइनस रेस्ट मास एनर्जी 0.511। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 0.00098 एमईवी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई, आपने रेस्ट मास एनर्जी, यानी कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा आई है। ठीक है,
हमने सी को छोड़ा नहीं है, सी की मल्टीप्लाई कर दी है पी में, तो पीसी हो गया है वो, सी को छोड़ा नहीं है। तो हम पी निकाल लेते हैं, हमने पीसी लिख दिया, उस सी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो पीसी का स्क्वायर लिख लिया, तो ये हो गया। अब ये एमईवी में है, इसे आप जूल में चेंज कर दो। तो जूल में चेंज करने के लिए 1.6 10⁻⁻13, तो ये होता है जूल पर एमईवी। तो कितना आ गया जूल में, कितना आ गया आंसर? तो ये आ गया 1.58 10⁻⁻16 जूल। तो 10 की पावर -16 का ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हम आगे चलें। तो मैं समझता हूँ कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो क्वेश्चंस हैं वो हम सारे कर चुके हैं। उसके बाद अब हम टॉपिक चेंज करते हैं। हमने एमईवी को चेंज किया है जूल में, तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो अब आप लिखो, युकावा मैसन थ्योरी से आने से पहले हम जो है न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज या सैलिएंट फीचर्स लिखेंगे। इसमें इसमें आपने पूछा कि नॉन